हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा कि हमारा रीजनिंग चल रहा था, रीजनिंग में हम लोगों ने डायरेक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है सिलोजिज्म, यानी कि जिसको बोलते हैं न्याय निगमन। ठीक है, न्याय निगमन ये आपका चैप्टर है जो होने वाला है अब शुरू। तो न्याय निगमन में सबसे बड़ी बात ये होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। देखो, न्याय निगमन होता क्या है कि भाई इसमें रिलेट करने के लिए आता है सम से, यानी कुछ से, सभी से, और जैसे कि आपने देखा होगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आप लोग भी देखे होंगे कि 3 आपको शब्द दिए जाते हैं और तीनों शब्द के आपको बनाने पड़ते हैं, उनका रिलेशन कैसा है, सम का है कि आल का है कि सम नॉट का है, ऐसा पे कुछ ना। तो यहाँ पर भी वही केस होता है। तो हम लोग इसे जो है वो सर्कल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको 150 के नियम से हम लोग पढ़ेंगे। ये देख लो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो हमारा है 150 नियम, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। कहने का मतलब ये है कि कभी गलत नहीं होता है। इस तरीके से करने पर जो 150 नियम का लॉजिक लगता है वो लॉजिक सबसे बेस्ट होता है किसमें, न्याय निगमन में। ठीक है, तो आओ पहले रिलेट देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपका दिया जाता है कि ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है भाई, सभी होता है। ठीक है, और जब सभी की बात होगी तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं अगर कहूँ कि सभी कुत्ते गाय हैं, तो यानी बात जो किया जा रहा है वो सभी का है। तो ये मान लो ये सभी हो गए क्या, गाय, ये गाय हो गए, ये गाय का सर्कल हो गया। अब कह रहा है कि जितने भी कुत्ते हैं, वही तो है इसका मतलब कि सभी कुत्ते का मतलब जितने भी कुत्ते हैं वो क्या हैं, सभी के सभी गाय हैं। तो यानी सभी कुत्ते क्या हैं, गाय हैं। तो ऑल का रिलेट हमेशा इसी तरीके से किया जाता है किसके बीच में, ये ऑल हो गया। सम, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ कहने का मतलब इसी को देख लो, अगर कह दिया जाए कि कुछ कुत्ते गाय हैं, तो यानी कुछ कुत्ते गाय हैं, तो ये कुत्ता हो गया, ये गाय हो गया। अब ये देखो, कुत्ते का सर्कल हो गया, ये गाय का सर्कल हो गया। इन दोनों में ये जो चीज़ कॉमन है वो क्या दर्शाता है कि कुछ कुत्ते गाय हैं या फिर कुछ गाय कुत्ते हैं। ठीक है, ये हो गए। और होता है सम नॉट, या तो फिर नो या नन, कोई नहीं, यानी कह दें कोई नहीं, यानी आपसे कहें कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, यानी जो कुत्ता है वो गाय नहीं है, यानी कोई कुत्ता गाय नहीं है। तो ये तो हो गया डायग्राम से, कि आपको डायग्राम जब दिया जाएगा, डायग्राम से सॉल्यूशन कराया जाएगा तब ये। पर हम लोग यहाँ पे लॉजिक किसकी सीखेंगे, 115 के लॉजिक सीखेंगे। ठीक है, तो 115 के नियम से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको भी। चलिए 115 में बात करते हैं। देखो, अगर न्याय निगमन की बात होती है तो न्याय निगमन में आपका आता है, एक कथन दिया जाता है, उसका निष्कर्ष दिया जाता है, यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात की जाती है इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कहने का मतलब जो कथन होगा वो निष्कर्ष, यानी कि जिस कथन से जो निष्कर्ष निकलेगा उसे ही सत्य मान कर लगाते हैं। यानी कि आपको पहचानना होता है कि ये जो निष्कर्ष निकला है क्या ये कथन से या स्टेटमेंट से सही निकला है या गलत है, उसी को चेक करना है। तो उसी को सर्कल की विधि से भी कर सकते हो और 115 नियम से भी कर सकते हो। तो 115 नियम में बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट यानी कथन। तो जब स्टेटमेंट यानी कथन की बात होगी तो जैसे मान लो आपको दिया गया कि सभी गाय जानवर है, ये आपका एक कथन है। और कथन में ही जो स्टेटमेंट दिया गया, यानी कथन जो है इसमें एक होता है कर्ता, दूसरे को माना जाता है
विधेय, यानी इंग्लिश में आप कह सकते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कह सकते हैं प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक कर्ता होता है, दूसरा विधेय होता है। यानी ये बात याद रखना कि जो सबसे पहले आएगा उसे कहते हैं कर्ता, यानी जो पहले आता है उसे कहते हैं कर्ता। विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय जो कर्ता के बाद आता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ये स्टेटमेंट की पहचान है। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर आपको मैं कर्ता और विधेय के बाद बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि कर्ता किसे कहा जा रहा है और विधेय किसे कहा जा रहा है। क्लियर है? चलो इसके बाद देखो, स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट आपके तीन से चार प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पे चारों प्रकार को देखेंगे और चारों प्रकार को आपको हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। अगर ये चारों प्रकार जो आपको बताए जाने वाले हैं अगर आपने भूल गए, यानी आप भूल गए इसे, तो पूरा का पूरा 115 लॉजिक जो है आप भूल जाएंगे, यानी गलत कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए लॉजिक को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद जगह हो जाए थोड़ा सा फिर बताते हैं। चलिए आइए देखिए, तो जो होता है यानी कथन के प्रकार, अगर आप समझ में नहीं आता है तो धीरे धीरे आप बस नोट डाउन करिए। जब मैं एक भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा फिर उसके बाद आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका मतलब ये है। ठीक है, तो अभी जब जैसे थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे ही एक प्रश्न कराऊंगा उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो कथन के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि ए टाइप। ए टाइप मतलब ए प्रकार, पहला प्रकार है, आप ए टाइप मान लो, एक्स टाइप मान लो, जेड टाइप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए टाइप, ए टाइप में क्या होता है भाई? कथन सभी से शुरू होता है, सभी मतलब ऑल से। क्या होता है? कथन जो दिया जाता है वो किससे शुरू होता है? सभी यानी ऑल से शुरू होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो रखी जाएगी, वैल्यू जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी 100 और 50। यानी 100 और 50 का मतलब ये 100 किस पे रखा जाएगा? तो ये 100 रखा जाएगा सब्जेक्ट पर, ये 50 किस पे रखा जाएगा? तो ऑब्जेक्ट पर रखा जाएगा, यानी विधेय पर रखा जाएगा, यानी ये कर्ता पर रखा जाएगा। तो साथ में इसको भी ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा। जो ऑल से शुरू हुआ तो उसका 115 होता है। फिर इसका नेचर कैसा होता है? नेचर इसका पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि नेचर इसका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखो, कहने का मतलब, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि जितने भी कुत्ते हैं वो सभी के सभी गाय हैं, तो कुत्ते गाय के अंदर आ गए थे, टोटल सर्कल, तो सर्कल बाहर नहीं है, यानी निगेटिविटी नहीं है, जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, यानी सभी, यानी पूर्णतः की बात कर रहा है, तो पूर्णतः किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है भाई? पॉजिटिव नेचर है। ठीक है, इसके बाद दूसरे की बात करें तो ई टाइप। ए टाइप में जो कथन शुरू होता है वो नो या नन से शुरू होता है, यानी कोई नहीं। इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी? इसकी वैल्यू रखी जाती है 100 और 100, यानी 100 किस पे? कर्ता पर, और 100 किस पे? विधेय पर रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अगला है आई टाइप। अच्छा, एक चीज़ तो भूल ही गए, इसका नेचर कैसा होता है भाई? इसका नेचर होता है नेगेटिव। ठीक, फिर अगला है आई टाइप। आई टाइप में कथन जो होता है वो सम से शुरू होता है, यानी कि कुछ से शुरू होता है, सम से शुरू।
इसकी वैल्यू जो रखोगे वो वैल्यू रखना है आपको 50 और 50। 50 किस पे? कर्ता पे, और 50 किस पे? विधेय पर। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगला है ओ टाइप। ओ टाइप में जो शुरू होता है वो सम नॉट से शुरू होता है कथन। सम नॉट से शुरू होता है, तो सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। इसका वैल्यू जो रखी जाएगी वो वैल्यू रखी जाएगी 50 और 100, यानी 50 आपका सब्जेक्ट पर रखा जाएगा, 100 आपका ऑब्जेक्ट पर रखा जाएगा। इसका नेचर कैसा है? तो ये नेचर में होता है नेगेटिव। ठीक है, तो आपके कथन के ये 4 प्रकार हैं। तो कथन के आपको चारों प्रकार हमेशा, अगर न्याय निगमन करना है तो इन चारों प्रकार को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, कभी नहीं भूलना है इसको, क्योंकि इसको भूलोगे तो वैल्यू पुटअप नहीं कर पाओगे, और वैल्यू पुटअप नहीं कर पाओगे तो आप 115 के लॉजिक से कोई भी न्याय निगमन का प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो इसका वैल्यू याद रखना है, ठीक है, नेचर याद रखना है, दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है इन पांचों की, चारों की। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा कथन के प्रकार। आगे बात करेंगे, देखो कथन हो गया, कथन के बारे में हम लोग जान लिए, और कथन के बारे में जानने के बाद अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे भाई? निष्कर्ष के बारे में जानेंगे कि निष्कर्ष भी क्या होता है, यानी निष्कर्ष कैसा होता है। तो जो कंक्लूजन होता है, यानी कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन को कहा जाता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष, और इनडायरेक्ट को कहा जाता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो ये जो निष्कर्ष होता है इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एक कथन दिए जाते हैं, और इसमें इसके भी आपके 2-3 प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि इसमें 2 कथन भी दिए जाते हैं, 3 कथन भी दिए जाते हैं, 4 कथन भी दिए जाते हैं, और 5 कथन भी दिए जाते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक कथन दिया जाएगा और उसका निष्कर्ष दिया जाता है। अब देखो निष्कर्ष की संख्या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, पर कथन किसमें, इसमें प्रत्यक्ष में कथन क्या होगा? कथन सिर्फ एक ही रहेगा। अप्रत्यक्ष में निष्कर्ष आपके भी 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, पर कथन कितने रहेंगे? या तो 2 रहेंगे, एक नहीं रहेगा। एक रहेगा तो प्रत्यक्ष में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। पर एक बात यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देना है कि भाई आपको सिर्फ पढ़ना है प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष में पढ़ना है 2 कथन और 3 कथन। इन दोनों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है,
और मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 कथन आपने पढ़ लिया तो चौथे कथन और 5वें कथन में कुछ भी नहीं है, पर आपके एग्ज़ाम में 3 कथन के अलावा आता ही नहीं है ना। कभी कभी होता है बाय द वे, पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे के आपको बता दूंगा 4 कथन वाला, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपके पूछे जाते हैं 3 कथन या 2 कथन या प्रत्यक्ष यानी 1 कथन से पूछे जाते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला है वो रहेगा डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो इसको नोट डाउन करके हेडिंग डालिए प्रत्यक्ष निष्कर्ष। चलिए इसको मिटाते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रत्यक्ष निष्कर्ष यानी डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन करने से पहले आपको कुछ पॉइंट है जो कि नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि जैसा आप लोगों को कहा गया कि जो प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा उसमें कितने कथन की आवश्यकता होती है, तो 1 कथन की आवश्यकता होती है। किसमें भाई? प्रत्यक्ष निष्कर्ष में, ठीक है। और भी पॉइंट है उसको नोट डाउन करिए धीरे धीरे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो आपको ये तो नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने अभी बता दिया कि भाई प्रत्यक्ष निष्कर्ष में कितने 1 कथन की आवश्यकता होती है, तो इसको नहीं करना है। तो पहले पॉइंट से आप लोग लिखोगे कि यदि देखो यहाँ पे बना लो कथन और लाइन खींच के बना लो निष्कर्ष। जो कथन होगा, यदि कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यदि कथन हमारा नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप पॉजिटिव निगेटिव को याद रखेंगे हमेशा और सारे वैल्यू को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी जो कथन है वो हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। यानी अगर कथन हमारा नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद आप इनकम और एक्सपेंस चेक करेंगे। की जांच करेंगे, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस क्या होता है? अब देखो, इनकम मतलब होता है आय, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। यानी आय और खर्च चेक करोगे तो आय और खर्च। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया भाई? आय कहाँ खर्च होगा, यानी कि आय की जांच कहाँ होगी, जो खर्च हो रहा है उसकी जांच कहाँ होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो जो इनकम है यानी आय है वो हमेशा कथन में देखा जाता है और जो खर्च है वो हमेशा निष्कर्ष में देखा जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास कुल मिला के कथन है तो कथन में से ही तो खर्च करोगे, तो जितना खर्च करोगे वो कथन के रूप में से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निष्कर्ष आएगा। तो निष्कर्ष को जो चेक करोगे वो किस में से चेक करोगे? कथन से ही। यानी जो आय होता है वो कहाँ पर, आय की जांच कहाँ पर की जाती है? तो ये कथन में की जाती है, आय की जांच। अब देखो, आय का मतलब क्या हुआ भाई? कि वो आमदनी कर रहा है यानी इतना कमा रहा है। तो कमाने की बात, इसीलिए मैंने कहा कि भाई 100 वैल्यू ये सब याद रखना, वैल्यू नेचर। तो यही है, वैल्यू जब आप पुटअप करोगे तो उसी वैल्यू को चेक किया जाता है किसमें? निष्कर्ष में भी। तो आय की जांच कथन में किया जाता है, खर्च की जांच कहाँ पे किया जाता है? निष्कर्ष में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है भाई? निष्कर्ष में किया जाता है खर्च की जांच, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं किसके? डायरेक्ट कंक्लूजन के। और इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जब एक कथन दिया जाएगा तो देखो, कहने का मतलब 1 कथन पढ़ेंगे, 2 कथन पढ़ेंगे, 3 कथन पढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट 3 पे आ जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा तब, क्योंकि आप लोग जब एक सिंगल स्टेटमेंट पढ़े ही नहीं हो तो 3rd स्टेटमेंट कैसे?
तो बस इतना ही समझो कि आय, और आय किस में चेक होता है, कथन में, खर्च किस में चेक होता है, निष्कर्ष में चेक होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, इस 2 पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न पे। अब देखो प्रश्न आता है तो फिर कैसे समझ में आता है, यानी कैसे करना होता है प्रश्न को। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे प्रश्न कराते हैं। जैसे मान लो प्रश्न आपको दिया गया कि सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, ये क्या है भाई, कथन। निष्कर्ष आपको दिया गया, अब निष्कर्ष की बात करेंगे तो 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। निष्कर्ष में पहला दिया गया कि कुछ गाड़ियां ट्रेन हैं, सभी गाड़ियां ट्रेन हैं, कुछ गाड़ियां ट्रेन नहीं हैं, कोई ट्रेन गाड़ियां नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक आपका प्रश्न हो गया जिसमें कथन दिया है और निष्कर्ष दिया गया। तो यहाँ पे देखोगे कथन कितने दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कथन दिया गया है। तो ये अगर एक कथन देता है तो किस में आता है भाई, डायरेक्ट कंक्लूजन में, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कथन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष कई सारे हो सकते हैं, ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि निष्कर्ष कई सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिंगल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो सिंगल ही निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है, कथन क्या कह रहा है भाई, सभी ट्रेन गाड़ियां हैं। तो आपको मैंने कहा था भाई इसकी वैल्यू याद रखना। तो अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो जो देखो यहाँ पे किससे शुरू हुआ है, सभी से। तो इससे पहले सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव चेक करेंगे। तो ये बताओ ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए क्या, निष्कर्ष। कथन अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये चीज़ हो गया क्लियर। तो बताओ सभी से जो शुरू होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कुछ से जो शुरू होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सभी से जो शुरू होता है ये भी पॉजिटिव होता है। कुछ नहीं आ गया, सम नॉट, यानी ये क्या होता है, निगेटिव होता है। कोई ट्रेन गाड़ियाँ नहीं है, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आपके कुछ तो ऐसे ही हट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल स्टेटमेंट में यदि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। यानी कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनना चाहिए। तो तीसरा और चौथा क्या हो गए, गलत हो गए, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब रही बात इन दोनों की। देखो यहाँ से तो आधा अधूरा सत्य निकलता है, फिर जब इसकी चेक करते हैं ये चीज़ तो ये पूरा सही ला सकता है। तो यहाँ पे हमने किया तो ये 2 सही हो गए, पर क्या इन दोनों में दोनों सही है या फिर एक सही है या दोनों गलत हैं, ये पता कैसे चलेगा। तो ये आपको पता चलेगा जब आप इनकम और एक्सपेंस की जांच करोगे। तो इनकम और एक्सपेंस की जांच करने से पहले आप वैल्यू को पुटअप करोगे, यानी वैल्यू को रखोगे। तो जो सभी से शुरू होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 100 और 50 होती है। 100 किस पे होती है, सब्जेक्ट पर होती है, और 50 किस पे होती है, ऑब्जेक्ट पर होती है। यानी जो सब्जेक्ट कौन होता है, जो सबसे पहले आता है, और जो सबसे पहले आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो वैल्यू रख लिए। कुछ से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है भाई, 50 और 50 वैल्यू होती है। तो वैल्यू याद रखिएगा आप लोग। सभी से जो होता है वो कितनी होती है भाई, 100 और 50 वैल्यू होती है। अब रही बात इसके चेक करने की बात। ठीक है, अब चेक करने की बात रही तो आप ये बताओ कि यदि यहाँ से चेक कैसे करना है। देखो कथन से चेक करना है आय है, यानी ट्रेन कितना कमा रहा है,
100 रुपये कमा रहा है, ठीक है। 50 रुपये क्या गाड़ी कमा रहा है, तो ये आय हो गया। खर्च जो होगा वो निष्कर्ष में होगा, यानी गाड़ी खर्च कितना कर रहा है 50, ट्रेन खर्च कितना कर रहा है 50, गाड़ी यहाँ पे दूसरे वाले में 100 खर्च कर रहा है, ट्रेन कितना खर्च कर रहा है 50। यदि मैं अगर आपसे कहूँ कि गाड़ी भाई ट्रेन, जो ट्रेन है, देखो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के स्थान पे जो सब्जेक्ट हो उसी को चेक करो ना, यहाँ पे जिस शब्द का वैल्यू रखा गया उसको देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है कि ट्रेन 100 रुपये कमा रहा है, तो जहाँ जहाँ ट्रेन होगा ट्रेन का ही चेक करेंगे। गाड़ी 50 रुपये कमा रहा है तो गाड़ी का जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ चेक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे है तो वो ऑब्जेक्ट के जगह पे होगा तभी चेक करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। गाड़ी है तो गाड़ी का ही चेक करेंगे। आ जाओ देखो, अगर ट्रेन के पास 100 रुपये है और गाड़ी के पास 50 रुपये है, तो देखो गाड़ी है तो गाड़ी के पास 50 रुपये खर्च कमा रहा है तो गाड़ी अपना 100 रुपये खर्च कर सकता है। यानी देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी आपको मैं बता दूं कि इस सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, क्या कर रहा है भाई, 100 रुपये उसकी आय है, तो खर्च कर सकता है क्या क्या, 100 रुपये टोटल खर्च कर सकता है और 50 रुपये भी खर्च कर सकता है, आराम से कर सकता है कि नहीं कर सकता भाई। अगर मान लो तुम 100 रुपये कमा रहे हो, तुम्हारे पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से आप चाहो तो 100 रुपये का 100 रुपये उड़ा दो या 50 रुपये उड़ा सकते हो, कर सकते हो ना आराम से, ठीक है। अगर आपके पास 50 रुपये है तो आप 50 रुपये पूरा का पूरा खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खर्च कर सकते हो। पर क्या आप 100 रुपये खर्च कर सकते हो क्या? अगर आपके पास 50 रुपये की इनकम है, यानी 50 रुपये कमा रहे हैं, तो आप 100 रुपये खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना भाई। अगर आपकी इनकम ही 50 रुपये है, आप 50 रुपये कमा ही रहे हो, तो 100 रुपये कहाँ से खर्च कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। अब ऐसा दिमाग मत लगाना कि भाई 50 रुपये में दोस्तों से उधार ले लूँगा तो 100 रुपये हो जाएगा और तब 100 रुपये हो जाएगा तो खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आप क्वेश्चन में कहाँ से किससे लेंगे उधार, ट्रेन से लेंगे या गाड़ी से लेंगे उधार? हैं, उधार देगा वो? निर्जीव चीज़ें उधार देती हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप अपना लॉजिक नहीं लगाओगे, जो जैसे है वैसा ही रहेगा। यानी 50 रुपये कमा रहा है तो वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, 50 रुपये टोटल पूरा खर्च कर सकता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी के पास 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, ट्रेन के पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 50 रुपये आराम से खर्च कर सकता है। यानी अब हम इसको एकदम क्लियरली कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है ये, ठीक। ट्रेन के पास 100 रुपये है तो वो ट्रेन 50 रुपये आराम से खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पर गाड़ी के पास 50 रुपये है तो वो गाड़ी 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट यानी निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो यानी यहाँ का हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा कि निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेगा और ऐसे ही ऑप्शन को आप क्या करोगे, टिक लगाओगे, अनुसरण करता है। क्लियर है? तो आपका निष्कर्ष क्या होगा, केवल एक अनुसरण करता है। इस तरीके से आप करोगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आओ देखो, एक और प्रश्न देता हूँ, इसको भी समझ लेना। देखो इस चीज़ को समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है समझना कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 में से 100 भी खर्च कर सकते हो आराम से, और 100 में से 50 भी खर्च कर सकते हो। लेकिन आपके पास 50 रुपये है तो आप सिर्फ 50 का 50 ही खर्च कर पाओगे, 100 कभी नहीं खर्च कर पाओगे, क्योंकि 100 तो है ही नहीं ना आपके पास, सिर्फ 50 रुपये है तो कहाँ से 100 खर्च कर दोगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो आते हैं अगले प्रश्न पे। एक और प्रश्न देता हूँ, उसको फिर आप अपने से करिए, देखिए क्या होता है, सही कर पाते हो क्या नहीं, ठीक है।
कुछ जहाज मछली हैं, ये क्या हो गया, कथन हो गया। निष्कर्ष की बात करते हैं। चलिए ये प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए और लगाइए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि बताने में आसानी हो। चलिए आ गया, चलिए देखते हैं, बताते हैं। अब देखो, पहले सबसे काम क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं। तो कुछ जहाज मछली हैं, ये कैसा है भाई, ये आपका नेचर में क्या है, पॉजिटिव है। सभी जहाज मछली हैं, ये नेचर में कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। कुछ मछली जहाज हैं, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। सभी मछली जहाज हैं, ये कैसा नेचर में है, पॉजिटिव है। कोई मछली जहाज नहीं है, ये कैसा है, नेगेटिव है। तो आपको कहा गया कि यदि कथन आपका पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यानी पॉजिटिव आपका कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होगा। तो पहला तो ऐसे ही छट जाता है, हट जाएगा बिल्कुल आराम से। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने पे लगभग आपके 60% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। 40% जो बचते हैं वो आपको इनकम और एक्सपेंस चेक करना होता है। ठीक है, बड़ा ही आसान होता है क्वेश्चन जब आप 115 से करते हो। ये लॉजिक ही बड़ा ही अजीब सा है, यानी कहने का मतलब, अजीब सा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस लॉजिक को अच्छे से समझ लोगे ना, तो ये लॉजिक आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में गलती नहीं ला के देगा। आप कोई भी प्रश्न लेके आओ, 115 के लॉजिक से पूरा का पूरा क्लियर आप सही करोगे। बस हाँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और ऐसा नहीं कि बहुत रटना पड़ेगा, बस सिर्फ समझना ही तो है। बस याद क्या करना है भाई, सभी से जो स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू होती है 100-50, जो कुछ से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू होती है 50-50, जो कुछ नहीं से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू होती है 50-100, और जो कोई नहीं से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू होती है 100-100। बस इतना ही याद रखना है। बाकी ये सब तो आराम से याद ही हो जाते हैं कि यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा। इनकम और एक्सपेंस चेक करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा चीज़ें हैं जो आपको याद करने की वो कर देता है कि नहीं, याद ही रहेगा तभी हो पाएगा। तो समझने वाली भी बात हो जाती है। तो मैंने ही आपसे कहा कि जो आपको स्टेटमेंट में चारों नियम बताए गए हैं उस चारों टाइप को याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। चारों टाइप में से अगर भूलते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो 4 तो याद ही कर सकते हो, पूरा जीएस रट सकते हो तो 4 तो नियम नहीं याद कर सकते हो, है ना, तो याद कर लोगे। ठीक है, और हाँ, कौन सा टाइप वाला नाम है ये भी टाइप याद रखना कि टाइप ए में आपका क्या है, जो सभी से स्टार्ट हो। टाइप ई में क्या है, जो आपका नो या नन से स्टार्ट हो। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में बताऊँगा ना, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का काम लगेगा, यानी टाइप का नाम का जो है वो चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या होता है कि आइदर और, नाइदर नॉर, या तो फिर
पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, ऐसे तरीके से होते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो फिलहाल तो यहीं पे आते हैं, पहले अपना जो चल रहा था डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रश्न पे आते हैं अपने। देखो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव है पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब ये निगेटिव है इसलिए गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव बनता है, निगेटिव कभी बनता नहीं। ठीक है, किस में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान, किस में भाई, किस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनता है, डायरेक्ट कंक्लूजन में, यानी सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा तब की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आगे दूसरा स्टेटमेंट यानी दो स्टेटमेंट जब आए तो कुछ और लॉजिक हो, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि भाई सिंगल स्टेटमेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। अब इनकम और एक्सपेंस की बात करते हैं, तो जैसे कह रहा है कि कुछ जहाज मछली है, तो कुछ से जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, 50 और 50 होती है, 50 और 50 की वैल्यू होती है, यानी जहाज के पास 50, मछली के पास 50, सभी से जो स्टार्ट होती है उसकी वैल्यू होती है 100 और 50, यानी जहाज के पास 50 और मछली के पास 50। ये क्या कर रहे हैं भाई, निष्कर्ष है तो खर्च कर रहे हैं। मछली कितना 50 होगा, क्योंकि कुछ से स्टार्ट है तो इसका भी कितना होगा, 50 ही होगा। सभी से स्टार्ट है तो मछली के पास 100 होगा और जहाज के पास 50 होगा। अब चेक कर लो, यदि जहाज का इनकम है 50 रुपये, तो जहाज का मतलब इनकम है 50 रुपये, का मतलब क्या हो गया कि भाई जहाज के पास 50 रुपये है तो 50 रुपये में 50 रुपये खर्च कर सकता है, 100 रुपये नहीं कर सकता। तो देखो कहीं 100 खर्च कर रहा है तो वहाँ गलत काट दो। भाई जहाज के पास 50 रुपये, जहाज 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता। जहाज के पास 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, 50 है तो 50 खर्च कर सकता है आराम से। ठीक है, मछली के पास 50 है तो 50 का भाई 50 खर्च कर सकता है पर 100 नहीं खर्च कर सकता, तो 50 का 50 खर्च कर सकता है, पर ये तो गलत यहाँ से ही निकल गया। तो मछली के पास 50 है तो मछली 50 खर्च कर सकता है, तो देखो यहाँ पे ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो कुल मिला के ये ऑप्शन ही सही हो गया। मछली के पास 50 है तो 50 का 100 खर्च नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या आया कि निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए इसके बाद आप हेडिंग डालोगे, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अच्छा, एक और नेगेटिव से प्रश्न कर लेते हैं। जैसे मान लो नेगेटिव से भी प्रश्न कर लेते हैं, अभी तो दोनों पॉजिटिव हो गए, एक ऑल से शुरू हुआ था वो हो गया, एक सम से था, अब नेगेटिव वाला कर लेते हैं। आ जाओ, इसको हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नेगेटिव वाला करके फिर आते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। ठीक है, यानी इस डबल स्टेटमेंट पे। तो समझ में तो आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं एक और प्रश्न देखते हैं नेगेटिव से रिलेट करके। जैसे मान लो कथन आपका दिया गया कि कोई सांप नेवला नहीं है। निष्कर्ष में आपको दिया गया कोई नेवला सांप नहीं है। दूसरा, सभी सांप नेवला है। तीसरा, कुछ नेवला सांप नहीं है।
कुछ सांप नेवला नहीं है। एक और लिख लो, कुछ नेवला सांप हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है भाई, प्रश्न है। एक कथन हो गया और कथन से 5 निष्कर्ष दे दिए आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 दिया जाए, और आपको ये भी ज़रूरी मत समझो कि भाई 5 दे दिए हैं, 5 ज़्यादा हो गया। अरे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तो 10-10 20-20 ठो देता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में। क्या एक साथ करो 15-20 ठो करो पूरा निष्कर्ष। तो वो बात अलग होती है, वो आपको प्रैक्टिस लेके आता है कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ये सब 5 हो गए तो बहुत छोटा सा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने क्लास ऑफलाइन क्लास में एक स्टेटमेंट का कम से कम 20-25 बना के देता हूँ, ताकि हाँ हर एक तरीके से आप सोच समझ के करो उसको। ठीक है, तो यहाँ तो 5 ही है, 5 है तो सही है, करो देखो क्या होता है, क्या सही होता है क्या गलत होता है, करके बताइए, कमेंट करिए फटाक से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए हो गया, आइए देखते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग। तो देखो कोई सांप नेवला नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये निगेटिव है भाई। कोई से स्टार्ट है, नो या नन से है तो निगेटिव। कोई नेवला सांप नहीं है, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। सभी सांप नेवला है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। कुछ नेवला सांप नहीं है, इसका मतलब निगेटिव। कुछ सांप नेवला नहीं है, इसका मतलब निगेटिव। और कुछ नेवला सांप है, इसका मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो देखो निगेटिव है तो नेगेटिव का, एक मिनट, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर हो गए, ऐसे ही ख़त्म हो गए। बचे सिर्फ आपके कितने, 3 बचे हैं। अब तीनों में आधा सत्य है आधा गलत है, या आधा पूर्ण रूप से सही है, ये डिसाइड कौन करता है, इनकम और एक्सपेंस चेक करने पर पता चल जाता है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंस चेक कर लेते हैं। तो कोई सांप नेवला नहीं है, तो इसका मतलब नो या नन से शुरू होता है, जिसकी उसकी वैल्यू क्या होती है, 100 और 100 होती है, यानी सांप पर भी 100, नेवले पर भी 100। कोई से और नहीं, देखो कोई नहीं, यहाँ पर भी 100 और 100 होगा, वैल्यू रख दो, फिर उसके बाद चेक करना। कुछ है नहीं है तो यानी 50 और 100 वैल्यू होगी। कुछ है नहीं है तो यानी 50 और 100 वैल्यू होगी। क्लियर है, अब चेक कर लो। तो देखो एक बात यहाँ पे याद रखना, एक पॉइंट करके लिख लो, मैं जो लिख रहा हूँ उसको, कि जिसकी वैल्यू 100 होती है, या जिसका वैल्यू 100 होता है, उसका वैल्यू के स्थान पे आप लिख लो जिसका आय, उसका खर्च कभी
चेक नहीं करते हैं। बस जिसका आय 50 होता है ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको यानी आपके प्रश्न में और समय कम कर देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई जिसका आय 100 होता है उसका खर्च कभी नहीं चेक किया जाता, जिसका आय 50 होता है उसके खर्च की चेक करते हैं, यानी उसके खर्च को जांच करते हैं, खर्च की जांच करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसका वैल्यू जो है यानी कि आय जो है 100 रुपये है। अब कहने का मतलब ये भाई कि 100 रुपये यदि आपकी आय है तो आप 100 में से 50 भी खर्च कर सकते हो और 100 का पूरा 100 भी खर्च कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना, बिल्कुल। तो 100 में से 100 भी खर्च कर सकते हो और 100 का 50 भी खर्च कर सकते हो, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बस क्या चेक कर लेना है कि बस पॉजिटिव और नेगेटिव की जांच कर लेना है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो बस। किसकी? जब 100 होगी तो देखो अगर बात करें इसकी बस 50 की चेक करने की बात है, मतलब कि भाई 50 है तो वो 100 रुपये नहीं खर्च कर सकता, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो गलत वही होता है। तो 100 जिसकी है उसको मत चेक करो भाई, उसका वैल्यू तो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। तो बस चेक करना है किसकी भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव चेक कर लो। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव गलत हो गए, पॉजिटिव गलत हो गए, तो यहाँ पे गलत काट दिए। अब देखो नेगेटिव वाले सारे सही होंगे। क्यों सही होंगे आपको मैं बता दे रहा हूँ क्यों सही होंगे। क्योंकि इसके पास साहब के पास ऐसे नहीं भी 100, तो चेक करके देख लो भाई, साहब के पास 100 रुपये है तो साहब तो 100 रुपये खर्च कर सकता है आराम से, साहब 100 रुपये खर्च कर सकता है आराम से, और साहब 50 रुपये भी आराम से खर्च कर सकता है। नेवले के पास 100 है तो नेवला 100 खर्च कर सकता है, नेवला 50 भी खर्च कर सकता है और नेवला 100 का 100 खर्च कर सकता है। तो यही कहने का मतलब अगर 100 वैल्यू आपको दिख जाती है तो बस पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के बाद आप बस सिर्फ जिसकी वैल्यू 50 होती है उसका चेक कर लो, यानी जिसका आय सिर्फ 50 होता है उसका चेक करो। बाकी जिसका आय 100 है उसका चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 100 में से 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होते हैं आपके डायरेक्ट कंक्लूजन समाप्त, यानी कि अब जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा, यानी अगला जो हेडिंग होगा वो इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होता है कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पे या किसी जगह पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं PDF दूंगा आप लोगों को, उसका लिंक जो होगा चैप्टर समाप्त होने के बाद, यानी जिस वीडियो यानी जिस क्लास में आपका चैप्टर समाप्त होगा उस क्लास में आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ठीक है, PDF डाउनलोड करके उससे रिलेटेड यानी न्याय निगमन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप लगाइए। ठीक है, फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या इसका आंसर गलत दिया है, या कुछ भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।